हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 141 से लेकर के क्वेश्चन 160 तक कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वेरिएबल nature of variable the type of survey method are the type of survey method are वेरिएबल के नेचर के बेसिस पर है ना सर्वे मेथड का टाइप क्या होता है या कौन कौन सा होता है। तो स्ट्रैटिफाइड सर्वे एंड सर्वे रिसर्चेस, सैंपल एंड पॉपुलेशन रिलेटेड रिसर्चेस, सर्वे थ्रू क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यूज, ऑल द अबव। तो नेचर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के नेचर में सर्वे मेथड का जो टाइप है वो स्ट्रैटिफाइड सर्वे एंड सर्वे रिसर्चेस होता है। ठीक है, सैंपल एंड पॉपुलेशन रिलेटेड रिसर्चेस ये नहीं है, सर्वे थ्रू क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यूज। अब आप देखो कि जो भी क्वेश्चनेयर के द्वारा जो सर्वे होता है या इंटरव्यू के द्वारा जो सर्वे होता है उसमें हमारा वेरिएबल कहाँ है, नेचर ऑफ वेरिएबल इसमें कहाँ सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, और जो भी रिसर्च सैंपल रिलेटेड होता है या जो पॉपुलेशन रिलेटेड होता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग सर्वे मेथड को एज सच ये नहीं कर सकते, इसलिए हमारा स्ट्रैटिफाइड सर्वे एंड सर्वे रिसर्च ही सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 की तरफ। और ये क्वेश्चन है क्या, डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज रिलेटेड विथ, जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो किससे रिलेट है, सर्वे रिसर्च मेथड से, जो सर्वे रिसर्च मेथड है उससे रिलेट करता है क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड से करता है क्या, करता है, सही है। केस स्टडी मेथड, कोई भी केस स्टडी मेथड होता है ना तो उसमें डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टडी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब दो सही हो गया तो ऑल द अबव है ना। मेरे को इसमें थोड़ा सा ये लग रहा था, बट सर्वे रिसर्च मेथड जो है वो क्या है कि जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं ऐसा या किसी रिसर्च में अगर हम लोग सर्वे मेथड को यूज कर रहे हैं तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी तो होगा ही होगा, इसलिए हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 142 का डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। और 143 क्या कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च, यानी जो भी हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च का जो मतलब है, ठीक है, वो क्या है। द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च इज टू एम्प्लॉय साइंटिफिक मेथड इन ऑर्डर टू स्टडी द हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, सही बात है। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड करंट इवेंट्स, सही बात है, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट होता है और जो करंट इवेंट है उनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, ये सही बात है, इज राइट। टू मेक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट इवेंट, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी, है ना। सो 143 इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ऑल द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द स्टेप्स ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड, अब यहाँ भी हिस्टोरिकल मेथड के बारे में है, इसके स्टेप्स से रिलेटेड है, ऑफ रिसर्च आर गिवन इन अ जम्बल्ड स्टेट, ठीक है, हैफाजार्डली दिया हुआ है, सेलेक्ट देम इन अ साइंटिफिक ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। तो अच्छा आगे और देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे। चलो जब हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जब हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए तब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे। ठीक है, जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तब जा करके हम लोग डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, और जब डेटा का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा तब ना हम लोग रिजल्ट बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा कहलाएगा। ये लो, हमने क्या कर दिया, ओहो हो, देखो जल्दबाजी में ये हो जाता है, इसको हमने 4 कर दिया। पहला स्टेप जो है कलेक्शन, पहला स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम,
ठीक है, वेट, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो पहला तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा जो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, जो थर्ड हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और जो फोर्थ हो जाएगा क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। ठीक है, तो यानी हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 1 1 देन 4 देन 3 एंड देन 2। तो ये कहाँ लिखा हुआ है जरा हम लोग देखें, 1 4 3 2 यहीं पर है और तो कहीं नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है ये। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145 की तरफ। द नीड ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, ओके, फिलोसॉफिकल रिसर्च मेथड का जो नीड है, इज डिजायर्ड इन, किसमें डिजायर होता है, किसमें उसे चाहिए। ठीक है, तो फिलोसॉफी रिलेटेड रिसर्चेज में all the researches involved in exploring the aims of social science, सोशल साइंस के एम को एक्सप्लोर करने में जो भी रिसर्च इन्वॉल्व होगा उन सब में हम लोग फाइलोसॉफिकल रिसर्च मेथड को यूज करेंगे। ये तो ब्रॉड वे में कह दिया, यानी बात तो बिल्कुल सही है। एक्सप्लोरेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, बहुत बढ़िया भाई, आत्मा परमात्मा के एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग फाइलोसॉफिकल रिसर्च को करेंगे क्या, नहीं। डिटरमाइनिंग द रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ फिलोसफी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी। बढ़ते हैं, क्लियर है आपको, अंडरस्टूड हो गया, ये समझ में आ गया है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। 146 क्या है कि द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है, इन रिलेशन टू एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है, मतलब गलत है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। बात सही है ना। हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इट इज द मेथड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये एक तरह का मेथड है ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल है उसका इफेक्टिव कंट्रोल हम लोग उसमें करते हैं। सही बात है। इसके बाद क्या है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, सही बात है। इट इज यूजफुल मेथड इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी में ये एक यूजफुल मेथड है। हम लोग को क्या निकालना है, रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एक्सपेरिमेंटल मेथड, इट इज यूजफुल मेथड इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी में ये यूजफुल मेथड है। ये बात कुछ जम नहीं रहा है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, बात तो सही है ये, बट इट इज यूजफुल मेथड इन लेबोरेटरीज। देखो तीनों तो बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब जो होगा वो यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन इज एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट इज द मेथड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, बिल्कुल सही बात है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेनोमेना, जो भी फेनोमेना है उसका बहुत ही केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना अंडर कंट्रोल कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। यानी जो गलत होगा वो यही होगा। सो हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। इट इज यूजफुल मेथड इन लेबोरेटरीज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 147 की तरफ। अब 147 जो है वो क्या कह रहा है कि जनरली वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, नन ऑफ द अबव। ओके, चलो देखते हैं क्या है। जनरली वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इज ऑफ 3 टाइप्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, is 4 टाइप्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंटरवेलिंग एंड कंट्रोल वेरिएबल। ओके, एंड नन ऑफ द अबव, तो इसको तो हटा दो भाई। देखो कंट्रोल वेरिएबल भी होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होता ही होता है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल भी होता है। यानी जनरली जो वेरिएबल है वो 4 तरह का हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148 की तरफ। 148 क्या है
कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड आर और इज क्या क्या है? गुड, हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, ठीक है। इट फॉलोज द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, follows the law of single variable. Okay, it is the laboratory method of research and has borrowed from pure sciences. अच्छी बात है। It follows the scientific method, ये तो बात बिल्कुल सही है। All the above statement are correct. It is the laboratory method है ना of research and has borrowed from pure science, सही बात है। It follows the law of single variable, of single variable को ये फॉलो करता है। चलो ये भी ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, ऑल द अबव इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ केस स्टडी इज, द कंट्रीब्यूशन ऑफ केस स्टडी यानी जो भी केस स्टडी है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ना। ए है इन स्टडी एंड डेटा कलेक्शन ऑफ अ केस रिलेटेड, in study and data collection of a case related to caste, age, sex, religion, problems, intellectual level, socio-economic status, etc. ओके, केस स्टडी का जो कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स उसके बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ केस स्टडी इज इन स्टडी एंड डेटा कलेक्शन, हम लोग स्टडी करते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं किससे रिलेटेड? कास्ट से, एज से, सेक्स, रिलीजन, प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल लेवल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इनसे हम लोग जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं और जो स्टडी करते हैं। तो बात सही है, केस स्टडी में ये सारा कुछ ले लेते हैं, अच्छी बात है। इन इवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड विद पर्सन्स और केस, ये भी सही है। इन स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप्स एंड फैमिलीज, हाँ तो ठीक है, जो भी केस स्टडी है उसमें हम लोग फैमिलीज को भी लेते हैं केस स्टडी को लेकर के, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप जो है वो भी लेते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन ए और इंस्टीट्यूशन बी, इन दोनों के आपको आपस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं या जो भी ऐसा है ना, तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप बना करके भी कर सकते हैं, तो ये भी बात सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इन ऑल द अबव स्टडीज, है ना, केस स्टडी का कंट्रीब्यूशन इन सारे तरह के स्टडी में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150। द ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी इज, केस स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रेमेडियल, डायग्नोस्टिक, एजुकेशनल, ऑल द अबव, ठीक है। ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव होता है केस स्टडी का, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 151 की तरफ। तो 151 क्या है कि केस स्टडी है ना, अभी केस स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहा है। कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस से डेटा का कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं जब केस स्टडी करते हैं? तो फ्रॉम इंडिविजुअल, सही बात है, इंडिविजुअल से भी हम लोग डेटा लेते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, चलो ठीक है, गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं, यानी फ्रॉम ऑल द अबव, जितने भी हैं सबसे लेते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 152 की तरफ। देखो, जहाँ भी ऑल द अबव आता है आंसर वही हो जाता है, ऐसा आप देख रहे हो, लेकिन ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि जब भी ऑल द अबव होगा यही सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, उससे रिलेटेड उसके सारे ऑप्शंस को देखेंगे, और तभी हम लोग ऑल द अबव में टिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब 152 नंबर के क्वेश्चन में है, क्या है ये कि द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड केस स्टडी इज, गुड केस स्टडी का क्राइटेरिया क्या होता है? कंटिन्यूटी, बिल्कुल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ द डेटा, डेटा शुड बी वैलिड। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। ये क्या है कि द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ केस स्टडी हैव बीन जम्बल्ड विथ ईच अदर, ठीक है, इधर से दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है? द करेक्ट सीक्वेंस इन द अबव स्टेप इज, हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस में इसको लिखना है। अच्छी बात है, देखें क्या है? फोकस ऑफ स्टडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज इफेक्ट सिम्टम्स, देन रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट, फॉलो अप प्रोग्राम, एंड देन डेटा कलेक्शन। अब देखो, जो फोकस ऑफ स्टडी है
ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज इफेक्ट सिम्टम। आइडेंटिफिकेशन तो हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास डेटा होगा। रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट, ओके ठीक है। फॉलो अप प्रोग्राम, फॉलो अप करना मतलब लास्ट वाला बात हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि फॉलो अप तो सबसे लास्ट वाला बात होता है, तो लास्ट मतलब फोर्थ नंबर सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट किस में है, देखो इसमें ही है। इसका मतलब ये आंसर हो जाना चाहिए। तो जरा इसको हम लोग देख लें क्या है। सबसे पहले वन है, यानी फोकस ऑफ स्टडी। ये बात बिल्कुल सही है, पहले फोकस ऑफ स्टडी करेंगे, तब हम लोग डेटा को कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन करने के बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज इफेक्ट सिम्टम आएगा, बहुत सही है। और तब हम लोग रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट कर लेंगे, ये फोर्थ नंबर में हो जाएगा। और जो लास्ट हो जाएगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फॉलो अप प्रोग्राम हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग को ये पता था कि लास्ट स्टेप क्या है, अगर वो निकाल लिया और यहाँ पर ये एक ही दिया, मान लो यहाँ भी फोर दिया रहता वन की जगह में, है ना, तब फिर वहाँ पर तो देखना पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ यही है तो आंख बंद करके इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो 153 का करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 154 जो है ना, ये क्या कह रहा है कि द लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी इज, केस स्टडी का जो लिमिटेशन होता है वो क्या होता है कि केस स्टडी का लिमिटेशन मतलब किन किन जगह पर हम लोग केस स्टडी नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड है वहाँ, ओके ठीक है। सो द लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी इज इट हैज सब्जेक्टिव, इट हैज सब्जेक्टिविटी। अच्छा, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट एजम्पशंस, इट इज डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, जो भी केस स्टडी में अगर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड है तो हम लोग एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये एक इसका एक लिमिटेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड एम्प्लॉय नहीं कर पाना, ये हमारा केस स्टडी में ऐसा होता है, यानी ये इसका एक लिमिटेशन हो गया, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट एजम्पशंस, हम लोग केस स्टडी अगर लिए हैं तो उसमें हम लोग क्या एजम्पशन मानेंगे, समझ में आ रहा है। कोई भी केस स्टडी है तो कोई एक इंडिविजुअल से अगर हम लोग कोई चीज़ें पूछ रहे हैं तो उसमें हम क्या एजम्पशन करेंगे, वो जो कहेगा वही सच मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बात भी सही है, तो ये इसका लिमिटेशन हो जा रहा है, हम लोग कोई एजम्पशन ही नहीं मान पा रहे हैं इसमें, ठीक है। अदरवाइज जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें हम लोग तो एजम्पशंस लेके चलते हैं ना, कि ये शायद ऐसा होगा, ये शायद ऐसा होगा। इट हैज सब्जेक्टिविटी, तो इट हैज़ सब्जेक्टिविटी, तो ये भी इसका लिमिटेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि दो है तो ऑल द अबव आर करेक्ट होना चाहिए, तो यही आंसर सही होगा, ठीक है। सो 154 का आंसर डी जो है वो सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो देखो ये थोड़ा सा मुझे इसके ऑप्शन वन में थोड़ा सा लग रहा था कि इट हैज़ सब्जेक्टिविटी, हाँ, केस स्टडी में तो सब्जेक्टिविटी ही रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल तो नहीं है, इसलिए इसका एक लिमिटेशन ये भी हो गया, यस राइट, है ना। तो देखो टाइम इसमें लगा, ठीक है, इतनी देर में मैं ये बात को समझ पाया, बट ये सी और बी तो तुरंत निकल गया, है ना। तो अगर दो मिल गया है जो लग रहा है कि ये दोनों इसका लिमिटेशन है, तो ऑब्वियसली ऑल द अबव भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 155 की तरफ। रिसर्च इज अ, तो रिसर्च क्या है, वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है ना भाई, सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। आप जैसा चाहोगे वैसा कर दोगे, नहीं हो सकता ना। जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ तो आप बताओगे। डिस्कवरी ओरिएंटेड प्रोसेस, क्या डिस्कवरी ओरिएंटेड प्रोसेस है, वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस है, दोनों में बेटर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, बताओ। आप बताओ कि इसमें दोनों में क्या सही लग रहा है, डिस्कवरी ओरिएंटेड प्रोसेस है या वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस है। यस, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ये वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156 है कि द रिसर्च इज एन एथिकल प्रोसेस, ओके, है ना। रिसर्च क्या है, एथिकल प्रोसेस है। हेयर द मीनिंग ऑफ एथिक्स इज, यहाँ पर एथिक्स का क्या मतलब हुआ, द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द रिसर्च, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च कंटेंट, नहीं। द फुलफिलमेंट ऑफ रिसर्च वैल्यूज इन एन इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ द above. Research is an ethical process.
मतलब द फुलफिलमेंट ऑफ रिसर्च वैल्यूज इन एन इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी रिसर्च का वैल्यू है उसको फुलफिल कर रहा है। यस, यही बात सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 156 का सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। तो 157 क्या है कि द एथिक्स इन रिसर्च, रिसर्च में जो भी एथिक्स आता है। ठीक है, इसके पहले क्या था जरा एक बार देखूं। एथिकल प्रोसेस ही था। गुड। एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू, जो रिलेट नहीं करता है। सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेट करता है क्या? साइंटिफिक मेथड से रिलेट करता है क्या? करता है रिलेट। रिलायबिलिटी से करता है, ह्यूमैनिटी से भी करता है। सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेट नहीं करता है एथिक्स इन रिसर्च, है ना। आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट है तो आप मैनिपुलेट कर दोगे ना किसी भी डेटा को अपने स्वार्थ के कारण। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? स्वार्थ। ठीक है, तो अपने स्वार्थ के कारण आप उसको मैनिपुलेट कर दोगे। तो जब मैनिपुलेट कर दोगे तो डेटा ही तो खराब हो गया। आपने डेटा के साथ छेड़छाड़ कर दिया, डेटा खराब हो गया, तो आपका क्या वर्क होगा? नहीं होगा। इसलिए द एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू सेल्फ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये भी हुआ कि एथिक्स इन रिसर्च इज रिलेटेड टू साइंटिफिक मेथड, इज रिलेटेड टू रिलायबिलिटी एंड इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब मान लो कि डायरेक्ट वे में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग को इनडायरेक्ट वे में लेके चलना चाहिए। कैसे? तो द एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट रिलेटेड पूछा है ना, तो इज रिलेटेड टू कर लो, नॉट को हटा लो। ठीक है, तो एथिक्स इन रिसर्च इज रिलेटेड टू साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल सही बात। इज रिलेटेड टू रिलायबिलिटी, सही बात। इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, सही बात। क्या इज रिलेटेड टू सेल्फ इंटरेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं 158 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 158 है, सपोज अ रिसर्चर हैज सम prejudices in relation to some problem. ठीक है, then the research carried out by him is called as, मान लो कि रिसर्चर हैज सम prejudices in relation to some problem, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, है ना, कुछ प्रेजुडाइस है। तो प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है? आपका पार्शियलिटी, आप कह सकते हो पार्शियलिटी। इसी को आप हिंदी में क्या कह सकते हो? पक्षपात बोलते हैं ना। ये बहुत पक्षपाती है ना। जहाँ इसका फायदा का चीज़ देखता है या देखती है ना, ये वही बातें करता है जो भी। तो ये पक्षपात है। ठीक है, या फिर प्रेजुडाइज का मतलब हम लोग पूर्व धारणा भी कह सकते हैं, यानी पहले से जैसा वो चाहता है। तो पार्शियलिटी, है ना। तो मान लो कि एक रिसर्चर हैज सम प्रेजुडाइसेस इन रिलेशन टू सम प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड या उसके रिलेशन में उसका पहले से पूर्व धारणा है कि ऐसा ही होगा, है ना। तो वो तो चाहेगा ना उसको वैसा ही करना, तो मैनिपुलेट करने का तो कोशिश कर ही देगा। तो देन द रिसर्च कैरिड आउट बाय हिम इज कॉल्ड, अब जो वो रिसर्च कैरी कर रहा है या रिसर्च जो वो कर रहा है या कर रही है, उस रिसर्च को क्या कहेंगे? क्या वैल्यू ओरिएंटेड रिसर्च कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। पॉल्यूटेड रिसर्च कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। इनएडिक्वेट रिसर्च कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्क तो पूरा करेगा, है ना, लेकिन हाँ, क्योंकि उसका पार्शियलिटी है, वहाँ कुछ पूर्व धारणा है या वो पक्षपात है उससे रिलेटेड, तो वहाँ कुछ ना कुछ वो मैनिपुलेट करना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनएडिक्वेट तो इसमें नहीं होगा। प्रेजुडाइज रिसर्च होगा क्या? नहीं। तो क्या है? पॉल्यूटेड रिसर्च। उसने क्या किया कि क्योंकि उसका कुछ पूर्व धारणा था या वो पहले से मान के चल रहा था या उसका पक्षपात रहा होगा या उसने पार्शियलिटी कर दिया, है ना, या जो भी डेटा का उसने स्टडी किया, वो डेटा का स्टडी जो था वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, है ना, या अपना अनफेयर ओपिनियन के अकॉर्डिंगली उसने कुछ चीज़ें की, है ना। तो उसके कारण क्या होगा कि रिसर्च में कुछ इस रिसर्चर के कारण मैनिपुलेशन आएगा एंड दैट इज द पॉल्यूशन।
ठीक है, दैट इज अ पॉल्यूशन ऑफ रिसर्च, राइट। सो पॉल्यूटेड रिसर्च इसलिए उसको कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 159। व्हेन अ रिसर्चर इज engaged इन रिसर्च इन अ सब्जेक्टिव मैनर। अच्छा, जब भी कोई रिसर्चर किसी रिसर्च में engaged होता है वो भी सब्जेक्टिव मैनर, है ना, द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा, सब्जेक्टिव मैनर है इसका मतलब आप समझ रहे हो, सब्जेक्टिव मैनर है इसका मतलब आपका बहुत सारे डेटाज जो होंगे वो सब्जेक्टिव ही रहेंगे, है ना, न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। सो इनएडिक्वेट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इनएडिक्वेट सिलेक्शन ऑफ अपरेटस, इनएडिक्वेट कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑल द अबव। तो रिजल्ट क्या होगा, ये सारा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव मैनर पर ही इंगेज्ड है वो। ठीक है, तो जब सब्जेक्टिव मैनर पर ही है तो कलेक्शन ऑफ डेटा भी सही से नहीं हो पाएगा, और जो भी अपरेटस है वो भी सही से सिलेक्ट नहीं होगा, इनएडिक्वेट ही रहेगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन होगा वो भी इनएडिक्वेट ही रहेगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 160 की तरफ। 160 क्या है, और 160 हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो द रिसर्च शुड नॉट बी कैरिड आउट विथ ब्लाइंड फोल्डेड आई। ठीक है, बस आंख बंद किया और करना शुरू कर दिए। ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज, इस फ्रेज का क्या मतलब है, द रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल पर्सनल बायसेस। द रिसर्च शुड नॉट कैरिड आउट विथ ब्लाइंड फोल्डेड आई, है ना, ब्लाइंड फोल्डेड आई से कैरी नहीं करना चाहिए, मतलब रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल पर्सनल बायसेस, सही बात है। द रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल लिमिटेशंस, द रिसर्च शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पर्सनल आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। ओके, तो इस फ्रेज का जो मतलब है वो ये सारा कुछ ये बयां कर रहा है। सो ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये 20 क्वेश्चंस समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो यानी पार्ट 9 के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, भाग मत।